वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन भवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या था? ये था सेल। सेल के अंदर था ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही ना था। ये था सेल मेम्ब्रेन था। इसके नीचे एक और था जिसको बोलते थे हम लोग सेल वॉल, और यही था जो लिक्विड भरा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, 90% इसमें वाटर भरा होता है और प्लस में प्रोटोप्लाज्म होता है, और इसी में कौन तैरते रहता है? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स हो गया आपका, हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया क्लोरोप्लास्ट, हो गया वैक्यूल्स, हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब इसमें तैरते रहता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। पहले इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स को लिखेंगे कैसे। सेल ऑर्गेनल्स एक को डिवाइड करेंगे डबल मेम्ब्रेन में, मतलब जिसको दो लेयर होगा, जिसमें डबल मेम्ब्रेन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक को डिवाइड करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन, नाम से पता चल रहा है जिसमें एक मेम्ब्रेन होगा, सिंगल मेम्ब्रेन। और दूसरे को क्लासिफाई करेंगे नो मेम्ब्रेन, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, नो मेम्ब्रेन। चलिए डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन आ जाता है हमारा? डबल मेम्ब्रेन में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दूसरा आ जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट वाला जो पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड हो गया आपका न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल, यानी जितना भी हमारे बॉडी का ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है? ये न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। और न्यूक्लियस हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन आता है। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ईआर हो गया हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हो गया गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। थर्ड हो गया हमारा लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसको इस सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स। फिर हो गया फोर्थ वैक्यूल, जिसके पास नो मेम्ब्रेन होता है, वो होता है राइबोसोम। पिछले क्लास में हम बताया था कि राइबोसोम क्या करता है? ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, यानी प्रोटीन को बनाने में मदद करता है राइबोसोम। बस एक यही है नो मेम्ब्रेन जिसका। देखिए सिंपल सा टर्म में सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। ये जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेटेरियल था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही है साइटोप्लाज्म, और इसी में ना सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहता था। और सेल ऑर्गेनल्स हमारा कौन कौन है? यही है सब सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको हम लोग क्लासिफाई कर दिए कि डबल मेम्ब्रेन में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट है। न्यूक्लियस है। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। थर्ड सेकंड में हो जाएगा गोल्गी बॉडीज। थर्ड में हो जाएगा लाइसोसोम। फोर्थ में जाएगा वैक्यूल्स। और जिसके पास नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगा, उसको बोलते हैं कौन? इसमें कौन कैटेगरी आ जाएगा? राइबोसोम। अब इन सब को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि आखिर इस सब का फंक्शन क्या है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस होता क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा जो सेल का पार्ट होता है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होता है न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल। पहले ही बताया था कि क्या करता है? कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन हो गया। अगर जो सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है वो सेल बेकार है, कोई काम का नहीं है। डेवलपमेंट हो गया,
डेवलपमेंट हो गया। इसमें एक और फैक्ट पॉइंट है, RBC रेड ब्लड सेल हैज नो न्यूक्लियस। आगे देख लेते हैं न्यूक्लियस और कुछ पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस का खोज कौन किया था। जिसका खोज किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। पहले ही क्लास में बताया था, पिछले क्लास में न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। सेल का खोज कौन किया था? बताइए, 1665 में कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था 1831 में। फिर लिखेंगे ऑल लिविंग प्रोसेस ऑफ सेल टेक प्लेस हियर। फिर एक यहाँ लिख लेंगे, इसका ऊपर वाले इरेज करते हैं। इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA हो गया, RNA हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको ये सब कंटेन करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और सेल ऑर्गेनल्स का फर्स्ट ऑर्गेनल्स कौन है हमारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सेल के लिए। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं मास्टर। इसको किस चीज़ का टाइटल मिला हुआ है? तो मास्टर का टाइटल मिला हुआ है। मतलब जितना भी सेल का एक्टिविटी वो कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। वही बोल रहा है कि कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सेल का ग्रोथमेंट हो रहा है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। फिर बोल रहा है, ये इसको याद रखिएगा कि RBC के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर बोला इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये जो न्यूक्लियस है किसके द्वारा खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोज किया था 1831 में। फिर बोला ऑल लिविंग प्रोसेस ऑफ सेल टेक प्लेस। जितना भी प्रोसेस हमारे अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है। फिर बोला इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियस है क्या रखता है अपने अंदर? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया? DNA हो गया, RNA हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और फिर RNA हो गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस का भी आगे 4 पार्ट होता है, और 4 पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। अब हम लोग उसको देख लेते हैं। बस रिवीजन करते रहिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देख लेते हैं इसका चालू पार्ट। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसका कितना पार्ट? 4। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड हो गया हमारा न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स। और फोर्थ हो गया हमारा क्रोमैटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमैटिन। अब देख लेते हैं ये सब क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम समझाए थे कि क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मान लीजिए कि हमारा सेल था, ठीक है, और ये क्या भरा हुआ था? साइटोप्लाज्म। ये था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या था? न्यूक्लियस मटेरियल भरा हुआ था, ठीक है ना। फिर बोला है कि इस न्यूक्लियस का कितना पार्ट? 4। सबसे पहला बोला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, फोर्थ बोला न्यूक्लियोल्स, और फोर्थ बोला है क्रोमैटिन। तो फर्स्ट वाला बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये था न्यूक्लियर मटेरियल, और यही तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
यही ना बोल रहा है। तो जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि हमारा ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। ये भी एक लिक्विड है, जैसे साइटोप्लाज्म लिक्विड था वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड है। इसका होता है कि जो सेंटर में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, सेंटर में लिक्विड भरा हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। यह साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है। प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियस का खुद का जो लिक्विड होता है, न्यूक्लियस का जो खुद का लिक्विड होता है। न्यूक्लियस क्या बोलता है कि डार्क एरिया इन द न्यूक्लियस, डार्क एरिया इन द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटीन हो गया, मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या हो गया, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड जो तैरते रहता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यही हमारा देख लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम समझा दिए थे। ये था सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मटेरियल, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर बोला न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म बोला है कि सेंटर में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, यह साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म का ही भाग होता है। यही ना था हमारा साइटोप्लाज्म, तो वही बोला न्यूक्लियोप्लाज्म इसी का भाग है। और ये हम लोग पढ़े थे कि ये भी कैसा होता है, लिक्विड नेचर का होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। तो वही बोला है ये साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म का ही भाग है। कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूक्लियस का जो खुद का लिक्विड होता है, इस जो न्यूक्लियस है इसका खुद का लिक्विड जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, डार्क एरिया इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर जो डार्कर वाला रीजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और क्रोमेटिन क्या होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो तैरते रहता है, वही हमारा क्रोमेटिन। कुछ नहीं है, सिंपल सा टर्म है। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला हम लोग पॉइंट बोल रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो कोई आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियस को हम लोग मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। मास्टर ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथमेंट ऑफ बॉडी हो गया, वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, या न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन किया था 1831 में। फिर हम लोग देखें कि न्यूक्लियस का भी आगे चार पार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम समझा ये जो आउटर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म समझा कि जो साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म का ही एक भाग है जो लिक्विड भरा होता है, या न्यूक्लियस का जो खुद का लिक्विड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कल वाला जो रीजन होता है, डार्क रीजन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोस, जो कि किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। फिर हम लोग पढ़े क्रोमेटिन, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह फ्लोट करते रहता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक और सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है न्यूक्लियोल्स। न्यूक्लियोल्स को और हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियोल्स है क्या, तो चलिए देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब है। अब हम न्यूक्लियोल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। देख लेते हैं न्यूक्लियोल्स क्या होता है।
डिस्कवर कौन किया था? फोंटेना। फोंटेना फोंटेना डिस्कवर किया था। नेम, इसका जो नेम किसके द्वारा गया था? नेम गिवन बाय बॉमिन। इसका जो नेम दिया था बॉमिन ने दिया था, बॉमिन। ठीक है। यह एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोक्सिन्यूक्लिक एसिड आरएनए, फिर हो रहा है प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब इसमें होगा। इसमें न्यूक्लियोलस में मोस्ट इम्पोर्टेंट या डीएनए का निर्माण करता है, ये डीएनए का निर्माण करता है। देख लीजिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था 4 पार्ट था न्यूक्लियस का, उसी में से कौन था? न्यूक्लियोल्स। इसका डिस्कवर कौन किया था? फोंटेना किया था। इसका डिस्कवर किया था फोंटेना। इसका नाम कौन दिया था? इसका नाम दिया था बॉमिन। फिर बोल रहा है कि यह एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन मतलब मान लीजिए कि सेल था, ये था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही ना है मेम्ब्रेन। लेकिन बोल रहा है कि न्यूक्लियोल्स के पास ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वही बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कैल्शियम होगा, मतलब इस न्यूक्लियोलस में क्या क्या होगा? डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, कैल्शियम होगा। वही जो न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क वाला रीजन था उसी को बोलते थे न्यूक्लियोलस। फिर बोला कि डीएनए का निर्माण करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसका निर्माण करता है? ये डीएनए का निर्माण करता है, जिससे हम लोग जानते हैं जो जीन ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेंस ऑफ फादर हो गया या मदर हो गया। अब आगे देखते हैं और सेल ऑर्गेनल्स जो कि है लाइपोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम को देख लेते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है हमारे बॉडी के अंदर वो सब इम्पोर्टेंट ही है। तो लाइसोसोम देखिए क्या है। लाइसोसोम जिसको इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, मतलब ये अपने सेल को मार के खा जाता है। डिस्कवर्ड डी डवे, डी डवे ने इसका डिस्कवर खोज किया था। इसका अनदर नाम क्या है? अनदर नेम डाइजेस्टिव बैग। ये सब आता है क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग नाम से। डाइजेस्टिव बैग इसको बोलते हैं, और एटम बम भी बोलते हैं, मतलब खुद से ही फट जाता है, एटम बम। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग हो गया। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसका पीएच कितना होता है? 4 से 5। और सोच लीजिए कितना एसिडिक खतरनाक है।
चलिए देख लेते हैं। न्यूक्लियस हम लोग पढ़ लिए, सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट है, ये तो सेकेंड हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है। तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या होता है, इसका खोज कौन किया था, डी डॉवे, इसका खोज कौन किया था, डी डॉवे। फिर बोला कि इसका अनदर नेम क्या है, डाइजेस्टिव बैग, एटम बम, सुसाइडल बैग। अच्छा, इसको सुसाइडल बैग इसलिए पढ़ा है कि कोई भी देखता है कि जब सेल हो गया या दूसरा फंक्शन हो गया हमारे बॉडी का ऑर्गन टाइप, मान लीजिए कोई ऑर्गन है और वहाँ का जो सेल मान लीजिए खराब हो रहा है, तो ये क्या करता है, अपने ही सेल को मार के खा जाता है, डाइजेस्ट कर देता है। वही से इसका नाम पड़ गया डाइजेस्टिव बैग। मान लीजिए कोई सेल खराब हो रहा है तो उसको खुद से क्या कर देता है, मार के खा जाता है, कौन, लाइसोसोम। और से एक और नाम है सुसाइडल बैग। फिर बोला कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक नेचर का होता है, नाम से पीएच वैल्यू से पता चल रहा है, 4 से 5 इसका पीएच वैल्यू होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। फिर बोला है कि द प्रोसेस कॉल्ड, यानी जब ये खुद को मार के अपने सेल को डाइजेस्ट कर देता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोलाइसिस। तो आप ये समझे कि लाइसोसोम क्या होता है, कुछ नहीं, इसका डिस्कवर किया था डी डॉवे, इसका नाम है डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम इसमें होता है जिसका पीएच होता है 4 से 5। फिर बोला है कि जब अपने सेल को खुद से मार के खा जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटो का मतलब होता है स्वयं से, आप लोग पढ़ेंगे 2 या 3 या 4 में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉप्स प्लांट, जो खुद से भोजन बनाता था, किसी पे डिपेंड नहीं होता था। तो यही करता है कि जैसे सेल खराब होता है, डैमेज होने वाला होता है, तो खुद के सेल को मार के क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ताकि वहाँ पे नया सेल आ जाए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो कि थर्ड है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज को देख लेते हैं कि गोल्गी बॉडीज क्या है। अब हमारा चैप्टर खत्म ही है, बस यही है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना, तो इसको अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा, तभी कुछ हजम होगा। सेकेंड था ना, ये हमारा थर्ड, गोल्गी बॉडीज। इसका खोज कौन किया था, डिस्कवर्ड। खोज नहीं आता है ज्यादातर, बस इस सबका ज्यादातर इसका फंक्शन आता है, इस सबका काम क्या है, कैमेलियो, इसका नाम पे ही इस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम दे दिया गया, कैमेलियो गोल्गी। प्लांट्स के अंदर इन्हें या इसको कुछ भी कहिए, इन्हें डिक्टोसोम कहा जाता है, डिक्टिसेम कहा जाता है। फॉर्मेशन क्या 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 करता है ये गोल्गी बॉडीज, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, एमडीए हो गया या ये सब में आता है। सेंट्रोसोम का निर्माण करता है। स्पर्म ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है, जो स्पर्म पे जो हेड पे एक ऐसे सेल टाइप का बना हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं एक्रोसोम। स्पर्म ऑफ एक्रोसोम। मेलानिन का फंक्शन करता है। फिर योल्क ऑफ एग, जो एग के अंदर होता है, एक के अंदर होता है ना, एक होता है एल्बुमिन और एक होता है योल्क, जो येलो टाइप होता है। फिर बोला हार्मोन्स का निर्माण करता है, हार्मोन्स सिक्रेशन का। चलिए देख लेते हैं कि गोल्गी बॉडीज का क्या क्या काम है। ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है, थर्ड नंबर पर है, जिसका खोज कौन किया था, कैमेलियो गोल्गी। फिर ये प्लांट्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम। यही सब क्वेश्चन आता है, बस नाम चेंज कर देंगे। प्लांट्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम, हम लोग के अंदर गोल्गी बॉडी। फिर बोले कि क्या 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 फॉर्मेशन करते हैं, तो सेंट्रोसोम, स्पर्म ऑफ एक्रोसोम। स्पर्म जो ये होता है, देखिए स्पर्म, इसको जो हेड पे से होली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रिजिड टाइप का, वही है एक्रोसोम। इसका निर्माण कौन करता है, गोल्गी बॉडीज।
फिर बोल रहे हैं मेलेनिन योल्क ऑफ एग, फिर हार्मोन सिक्रेशन का भी निर्माण करता है। हार्मोन जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है। आप लोग आगे पढ़िएगा, आगे नहीं शायद इसी क्लास में 9th में नहीं 10th में डिटेल पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर कौन कौन सा हार्मोन होता है। तो आप लोग पढ़िएगा कि मेल के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोजोन और फीमेल के अंदर दो हार्मोन होता है, एक होता है प्रोस्टोजोन और एक होता है एस्ट्रोजोन। ये सब क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजेस लाते हैं। आगे पढ़ना है 10th क्लास में। तो देख लीजिए कि हार्मोन का निर्माण कौन करता है, सेक्रेशन करता है गोल्गी बॉडी जिसका खोज कैमेलियो गोल्गी। प्लांट के अंदर इसको क्या बोलते हैं, डिक्टिसम। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। बस अब सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स ही बचा है और उसका काम बचा है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब का फंक्शन ही आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस के बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ में कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हर जगह आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं देता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देख रहे थे इसको, ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था। बायोब्लास्ट नाम दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको एटीपी क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी के मदद से आप ये पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, एनर्जी रिलीज करता है। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके ये क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए में। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं या कहते हैं। यही क्वेश्चन आया था। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा हो गया डीएनए हो गया और आरएनए। इसके अंदर डीएनए हो गया, आरएनए हो गया और हो गया राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, पाया जाता है। इसके पास खुद का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके पास खुद का डीएनए रहता है। तो यही था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको ऑल्टमैन ने बायोब्लास्ट का नाम दिया। फिर इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे का निर्माण होता है, एटीपी एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फिर बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आता है बार बार कि कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है कि नो मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा मेम्ब्रेन है, तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फिर ये आया हुआ था क्वेश्चन, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ऑप्शन में था साइटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म था, न्यूक्लियोप्लाज्म था और एक क्या था, मैट्रिक्स। तो इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स।
और इसमें क्या 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 पाया जाता है, इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसके पास खुद का डीएनए रहता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या खुद का डीएनए होता है, तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के डीएनए होता है। तो यही था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इसका और कुछ पॉइंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उस डाउट को यहाँ हाईलाइट करेंगे। जय हिंद।